हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का उद्भव नामक पाठ के तीसरे भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पास किया गया और इसमें कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखना जारी रखा। निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब सेवाओं में प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए खोल दिया गया था। विधि विशेषज्ञ गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। इसके बाद आते हैं सामान्य साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन में पहला भाग है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन जब 1773 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, उसने सेना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। बंगाल सेना के सिपाहियों की अतिरिक्त उनके अवध और बनारस में सैनिकों की भर्ती की और अगले 75 वर्षों के लिए यह अभ्यास जारी रखा गया और इन भागों से आए सैनिकों ने बंगाल सेना में बहुमत का गठन किया। ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित किया गया और ये ब्रिटिश अधिकारियों की आज्ञा में थे और अपने नए स्वामी के प्रति वफादार थे और एक भारतीय सिपाही एक सूबेदार तक का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकता था। माने ब्रिटिश सरकार ने सैनिक उसमें अपने सेना में जो भारतीयों की भर्ती करता था उसमें उसने यह निश्चित कर दिया कि केवल एक सिपाही जो है वह सूबेदार तक उसका प्रमोशन किया जा सकता है। और एक इसके बाद आता है नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन जब विभिन्न ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने ब्रिटिश क्षेत्र को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज को नागरिक सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया और यह बाद में इंग्लैंड के हैलीबेरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रारंभिक के दिनों में नागरिक सेवकों को निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाता था। 1853 ईस्वी के बाद नागरिक सेवा के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। नागरिक सेवा के उच्च पदों के लिए भारतीयों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। आरंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें भारतीयों के लिए इसमें भाग लेना कठिन हो गया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर से बाद में भारत में परीक्षा प्रारंभ की गई और अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों को जिले में विभाजित किया गया, जो प्रशासन का मूल इकाई बने। जिला स्तर पर 3 प्रमुख अधिकारी थे। आयुक्त जो राजस्व एकत्र करता था, दंडाधिकारी जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखता था और न्यायाधीश जो न्याय प्रदान करता था। माने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अंग्रेजों ने प्रशासनिक परीक्षाओं का आयोजन किया, लेकिन शुरू में ये परीक्षाएं जो है इंग्लैंड में आयोजित होती थी, जिससे भारतीयों को वहां पहुंचने में कठिनाइयां होती थी और भारतीय उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते थे। लेकिन बाद में यह परीक्षा भारत में प्रारंभ की गई और उसमें तमाम लोग जो है उसमें सफलता को प्राप्त किया और उन्होंने अपने शासित राज्यों में उन्होंने जिलों का निर्माण किया और उन जिलों में 3
प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए थे। आयुक्त जो राजस्व वसूल करते थे और दंडाधिकारी जो न्याय दिलाते थे और एक न्यायाधीश का पद हुआ करता था। इसके बाद फिर है पुलिस। लाल कार्नवालिस ने भारत में एक अस्थायी पुलिस बल की स्थापना की और प्रत्येक जिले में एक थाना रखा गया था जिसका नेतृत्व दरोगा करता था और नगरों और गांव में कोतवाल और चौकीदार भी नियुक्त किए गए थे। जिला अधीक्षक पूरे जिले के पुलिस प्रशासन की देखरेख करते थे और सेवा में भारतीयों को उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाता था। पुलिस बल भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के लिए कुख्यात था। न्यायिक नीति। अपने शासन के आरंभिक दिनों में कंपनी यूरोपियों के मामलों में मुकदमे के न्यायालयों के प्रावधान से संतुष्ट थी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थानीय सरकार से अपील और कुछ मामलों में अधिकार के बाद महापौर न्यायालयों के 3 भागों में स्थापित किया गया था। सम्राट की परिषद में कंपनी के दीवानी हस्तांतरण के समय क्लाइव ने दोहरी प्रणाली के रूप में प्रसिद्ध व्यवस्था बनाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आयुक्त की स्थानीय नागरिक और आपराधिक न्यायालयों के प्रभारी के रूप में रखा गया था। इन न्यायालयों के ऊपर सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजाम न्यायालय थे। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में कलकत्ते का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया जो भारतीय कानूनों से अंग्रेजी कानून की संयुक्तता को प्रशासित करता है। कार्नवालिस के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इनमें जिला न्यायालयों में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों को पृथक्करण था और कानून के नियम भी प्रारंभ में बनाए गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में लाल मकाउली के प्रयासों के कारण दंड और आपराधिक संहिता बड़े पैमाने पर पूर्ण हुए थे। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया और 1865 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और थोड़े समय बाद इलाहाबाद में दीवानी सदर न्यायालयों और निजामात न्यायालय खोले गए। हालांकि न्यायपालिका का विकास औपनिवेशिक प्रशासन के अन्य बदलावों के अनुरूप था। जब भगवान रिपन ने इल्बर्ट विधेयक को पेश करने के द्वारा बुराई का समाधान करने की कोशिश की तो यूरोपीय समुदाय का बहुत विरोध हुआ था और मूल रूप से इसे भी पारित नहीं किया जा सकता था। न्यायपालिका का इस्तेमाल केवल औपनिवेशिक शासकों और उसके सहयोगी जैसे जिदारी, धनदंडियों और नागरिक सिक्कों के शोषण को वैध बनाने के लिए किया जाता था। सामाजिक नीति। भारतीय क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाने के पश्चात ब्रिटेन को देश और ब्रिटिश सरकार को प्रशासन चलाने के लिए सामाजिक नीति विकसित करने का आवश्यकता महसूस हुई। इस दिशा में लोगों के सामाजिक जीवन के सुधारने के लिए कदम उठाए गए। इसमें महत्वपूर्ण सती प्रथा का उन्मूलन, 1829 ईस्वी बाल हत्या पर प्रतिबंध, 1795 और 1802 विधवाओं को विवाह करने के में सक्षम बनाने का कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, भारत के प्राचीन विरासत का पुनरुद्धार और यहाँ तक कि लोगों के मत की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थी। इन सुधारवादी गतिविधियां तब तक जारी की गई थी जब तक कि वाणिज्यिक हितों के लाभ के उद्देश्य से साथ नहीं आए थे। मुख्य सुधार आंदोलन 1857 के विद्रोह के संघर्ष में चलते रहे।